उसकी वैल्यू सेम भी रह सकती है। तो पहले तो हेलो एवरीवन। आप अपनी टीम को भी इनवाइट कर सकते हैं। अभी 2-3 मिनट और हम वेट करेंगे। लेट अदर पीपल ज्वाइन।
So, hi, hello everyone. So, कैसे हैं दोस्तों? अ, कितने लोग आ गए हैं? लेट मी चेक। ठीक है, निशतर जी आ गए, अमित जी आ गए, महेश। अ, महेश जी, आप अपने बारे में बता सकते हैं? थोड़ा चैट बॉक्स में लिख दीजिए आप कहाँ से हैं। सुंदरलाल सर। सो वेलकम एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द वेबिनार। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम सतीश शर्मा है और मैं ये रेगुलर जूम मीटिंग होस्ट करता हूँ। और ये रेगुलर जूम मीटिंग वीक में 2 बार होती है। एंड इस जूम मीटिंग का जो पर्पस होता है वो आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करना एंड जो भी नए अपडेट्स हैं आपके पास टाइमली डिलीवर करना। क्योंकि जो भी नए अपडेट्स आते हैं ना, कई बार होता है कि हमें उन चीज़ों के बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं होती कि नया अपडेट आ गया है, अब नए अपडेट में बेनिफिट्स क्या है। तो उन चीज़ों से आपको हमेशा अपडेटेड रखने के लिए शाओ बैंक ये जूम मीटिंग होस्ट करता है रेगुलर। एंड लकीली ये जो दोनों जूम मीटिंग है वीकेंड, जो वीक में 2 होती हैं, वो मैं ही होस्ट कर रहा हूँ। एंड अभी मैं आज इस वेबिनार में आपको बताने वाला हूँ कि शाओ बैंक में जो है ब्रांचेस, एजेंट ब्रांच कैसे ओपन हो रहे हैं, कहाँ पे हो चुके हैं, एंड इंडिया में क्या होप होप है कि नहीं है, कैसी चीजें रहने वाली हैं आगे इन फ्यूचर, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अभी आगे हैं, वैसे काफी लोग आगे हैं। अगर किसी को यहाँ पे बीच में कोई डाउट होता है या किसी की भी कोई क्वेश्चन है तो वो नोट डाउन करके रखना, हम जूम मीटिंग के एंड में क्वेश्चन आंसर करते हैं। बाकी कई जूम मीटिंग्स में क्या होता है, होस्ट क्या करते हैं, डायरेक्ट जूम मीटिंग क्लोज कर देते हैं। आप यूट्यूब पे, शाओ बैंक के यूट्यूब चैनल पे जाके ना, जो बाकी जूम मीटिंग्स हैं, वेबिनार्स हैं, वो चेक करना। वहां पे वो लोग किसी के कोई भी क्वेश्चन को पूछते तक नहीं, आंसर करना दूर की बात है। बट मैं टू वे कम्युनिकेशन करता हूँ, आप लोग मुझे भी नहीं, फिर भी मुझे भी नहीं बताते भाई कि हाँ क्या डाउट है, क्या क्वेश्चन है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर कोई भी डाउट है बाद में चैट में पूछने की बजाय आप यहाँ पे सबके सामने पूछेंगे तो वो बेटर होगा ना। एंड अभी देखिए जूम मीटिंग्स जो है हमारी रेगुलर, ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जो है वो भी अपलोड होने लगी हैं। जो भी जूम मीटिंग्स होती हैं उसमें से कुछ कुछ सिलेक्टेड जो होती हैं वो यहाँ पे अपलोड हो जाती हैं। तो इंडिया वाला देखो यहाँ पे, ये जूम मीटिंग जो मैं करता हूँ, अगर आप कोई जूम मीटिंग मिस करते हैं देन यू कैन विजिट ऑन देयर यूट्यूब चैनल एंड वॉच दैट, है ना। और मैं भी अपने चैनल पे भी यूट्यूब पे अपने जो अपलोड करता था इनकी रिकॉर्डिंग्स, अभी ये कर रहे हैं तो मैं बीच बीच में कुछ जो है स्किप कर देता हूँ। जो नहीं करेंगे वो मैं अपने चैनल पे अपडेट कर दूंगा आप लोगों के साथ शेयर। ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे साथ साथ में देखते रहेंगे देन ये काफी अच्छी रहती है और काफी अट्रैक्टिव रहती है। अभी देखिए यहाँ पे अफ्रीका जो है, साइबेरिया, एक मिनट, नाइजीरिया में जो है इनका एक ब्रांच ओपन होने वाला है। अ, ये वीडियो देखते हैं, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि शाओ बैंक किस तरीके से अपने ब्रांचेस ओपन करता है। ओके सुरेश जी, थैंक यू।
वीडियो म्यूट है, ठीक है। बस आप वीडियो को देखते रहिए कि ये अभी जो ब्रांचेस हैं उसके बारे में कैसे प्लान करते हैं, क्योंकि इंडिया में भी ब्रांच ओपन हो सकता है, होने के चांसेस हैं। अगर कुछ हद तक ये जो रेगुलेशंस हैं शाउट बैंक वाले फॉलो कर लेते हैं, तो यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली एक ब्रांच ओपन हो सकता है। और जिस दिन ब्रांच ओपन हो गया उस दिन हम लोगों की जो टेंशन अभी रहती है, डर रहता है जो अंदर, वो समझ लो कि 50% कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा 50%। क्योंकि फिजिकल ब्रांच होना एक एविडेंस होता है रियल प्लेटफॉर्म का, ठीक है। तो डिजिटल बैंकिंग है मानते हैं, बट उसके साथ साथ एक फिजिकल ब्रांच होना भी जरूरी है। तो ये इनके कुछ ऐसे ब्रांचेस होते हैं जो इनके ऑफिसेज हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, जो अभी यूके में है, हांगकांग में है, एंड अब जो है नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका में भी वहां पे खुलने वाला है। अफ्रीका, तो अफ्रीका में इनका हो रहा है 24 फरवरी को होगा, 11 AM पे। कहाँ पे हो रहा है इन्होंने देखिए ये डिटेल्स दी हुई है, विला हिल्टन। और ये मतलब ऐसी चीजें जो है हमें भी करने का मौका मिल सकता है, बट हम लोग ना अभी बहुत सारी चीजों में जो है पीछे हैं। हम यहाँ पे प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो मिल रही है उसको समझ नहीं पा रहे हैं, और जो भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उसको भी नहीं समझ रहे हैं। मैं आप लोगों को कहता हूँ कि हर चीज को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से समझना चाहिए, है ना। तो पॉजिटिव भी देखिए, नेगेटिव भी देखिए। एंड ये जो सेक्टर आपने चूज किया इन्वेस्टमेंट सेक्टर, यहाँ पे अगर रिस्क नहीं लेंगे तो बेनिफिट मिल ही नहीं सकता। और जहाँ पे रिस्क ना लगे वहां पे आप समझ लो कि ब्लाइंड फेथ करके भी अपना लॉस कभी ना कभी करवा लोगे। तो रिस्क है, कोई बात नहीं, रिस्क है, रिस्क है, बट उसके साथ साथ बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं ना, बेनिफिट्स भी हैं आपके पास। और अभी देखिए कितने हद तक ये रियल एंटिटीज आपको दिखाएंगे। अब जो अफ्रीका में ब्रांच ओपन हो रहा है, यूके में हो गया है, अभी नेक्स्ट जो है वियतनाम वगैरह में इनके ब्रांचेस ओपन हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ का लीडर भी काफी बड़े लेवल पे काम कर रहा है। एंड वियतनाम जो है वहाँ की टीम भी बहुत बड़ी है, उस लीडर की अर्निंग भी बहुत बड़ी हो चुकी है। ब्रांचेस ओपन करने का क्या मोटिव है इनका? ब्रांचेस ओपन करने का जो मोटिव है वो ये है कि भाई लोग अवेयर हों कि ऐसी भी डिजिटल बैंकिंग हो सकती है जिसमें डिजिटली। अब देखिए हमारे इंडिया में जो बैंक्स हैं वो क्रिप्टो करेंसीज के साथ डील ही नहीं कर पाते, क्योंकि रेगुलेशन फॉलो करना बहुत टफ है, बहुत चैलेंज है। लेकिन ऐसे अगर डिजिटल बैंक अलग से बनने लग गए जो सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज के बेस पे होंगे, तो उनके पास हर डाटा होगा वहां पे, कितने इनपुट हो रहे हैं, कितने आउटपुट हो रहे हैं, थोड़े से ही रिटर्न्स अगर देंगे तो। लाइक देखिए अभी क्या होता है, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि हमारे पास क्रिप्टो करेंसी है बट हम उसको कैश नहीं कर पाते, आईएनआर में कैश करने में बहुत बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है। उसके साथ साथ हमें डर होता है कि कैश कर रहे हैं, टैक्स वगैरह कैसे पे करेंगे, टैक्स कितना लगेगा ना, ये सारी चीजें होती है, एक टेंशन है। अगर ऐसी ही ब्रांचेस ओपन हो जाए इंडिया में, और इंडिया में उनको रेगुलेशन मिल जाए, और इंडियन बैंक ही कोई ऐसी ओपन हो जाए जो क्रिप्टोज में डील करे। एंड लकीली हमारे इंडिया में अब क्रिप्टो जो है लीगल हो चुका है, फॉरेक्स भी लीगल हो चुका है। फॉरेक्स ट्रेडिंग अब लीगल आता है, आप गूगल पे सर्च करेंगे वहां पे लीगल आपको पता चल जाएगा। और क्रिप्टो करेंसीज भी रेगुलेटेड हो रही हैं, जो कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी रेगुलेशन के अंडर आ रही हैं। बाइनेंस को अभी प्ले स्टोर से इन्होंने रिमूव तो किया है, बट बाइनेंस रेगुलेशंस फॉलो कर रहा है, बहुत जल्दी दोबारा कमबैक कर जाएगा। बिटमार्ट चल रहा है, ठीक है, और बायबिट भी चल रहा है, बहुत सारी और भी एप्लीकेशंस हैं, इंडियन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सारे रेगुलेटेड है। बस ये डर ये रहता है कि अगर जिसके बड़ी ट्रांजेक्शन है उसको टैक्स का डर रहता है, तो देखिए टैक्स से डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअल में टैक्स जो है हमें पे कर देना चाहिए, अगर कहीं पे हमारा अगर टैक्स बनता है देना तो दे देना चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट ज्यादा बड़े लेवल पे टैक्स मांगती है, 30% इज अ वेरी बिग अमाउंट ना, कि 30% आपके प्रॉफिट का गवर्नमेंट मांग रही है, तो वो बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उसकी वजह से लोग चोरी करते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, है ना। गवर्नमेंट से क्या करते हैं भाई, छुपा के रखते हैं। अब इसमें गवर्नमेंट की गलती है तो गवर्नमेंट भी फील करके अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रही है। तो बस यही है कि ब्रांच अगर यहाँ पे ओपन हो जाए, मैं देखिए उनसे बात कर रहा हूँ कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को अगर आप फॉलो कर लेते हो तो हम इंडिया में भी ब्रांच ओपन करवाने लायक हो जाएंगे। और वो कहते हैं कि हमें ये सारी चीजें फॉलो करनी है, हमें एक नंबर में रहना है और एक नंबर में सारी डीलिंग्स करनी है। तो आने वाले टाइम में अगर सच में शाओ बैंक लॉन्ग टर्म टिकता है तो बहुत बड़े लेवल पे ये चीज हो सकती है, और ये रेगुलेशन फॉलो अगर कर लेते हैं, क्योंकि क्रिप्टो लीगल हो चुकी है, फॉरेक्स लीगल हो गई है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये चीज भी हो जानी चाहिए, और इंडिया में भी कुछ ऐसे डिजिटल बैंक्स ओपन होने चाहिए फ्यूचर टाइम में।
और होंगे भी, क्योंकि ये चीजें रुकने वाली नहीं है ना। अभी अगर आप लोगों के इसमें कोई ओपिनियन है, आपके अपने कोई थॉट्स हैं, तो वो आप जरूर इसे यहाँ पे इस जूम मीटिंग में शेयर करना, बिकॉज आज की इस जूम मीटिंग में कोई न्यू पर्सन नहीं है। हमने बस यही चीजें समझने की कोशिश करना है, और जो प्लान है हमारा उसमें क्या बेनिफिट्स हैं। पुराने वाले बॉन्ड से हमें लॉस है कि उससे ज्यादा प्रॉफिट है। पुराने वाले बॉन्ड को कंसीडर करके देखेंगे एक बार कि उसमें हमें क्या क्या बेनिफिट्स थे और अभी क्या क्या है, एंड उसमें क्या लॉस था, इसमें क्या लॉस है। ये दोनों चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट्स जो है वो पुराने बॉन्ड्स में ही सभी लगी हुई हैं, और कुछ अभी जो लोग हैं नए जो हमारे साथ जुड़े हैं, उन लोगों की इन्वेस्टमेंट दोनों में है ना। और मेरी इन्वेस्टमेंट भी मैंने दोनों में स्टार्ट कर दी है। तो नए बॉन्ड्स में देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे डिफरेंस क्या है दोनों में। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को कोई और डाउट होगा ना, तो वो जरूर पूछ लेना, आप यहाँ पे पूछ लेना, अपने आप को अपडेट रखिए, अपने आप के डाउट जो है ना वो क्लियर करके रखिए। आप लोगों को अगर रिकमेंडेशन दे रहे हैं अबाउट शाओ बैंक और सजेस्ट कर रहे हैं, तो कोई गलत काम नहीं कर रहे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपको कहीं ना कहीं आपको भी पता चल गया होगा अभी तक, जो भी आपने यूजेस की है कहीं ना कहीं आपको भी फील हो गया होगा कि सिक्योर है, फास्ट है। यहाँ पे डर भी कम लगता है। मैं सही बताऊं तो मेरी अर्निंग्स में अपनी विड्रॉ नहीं करता जल्दी। बाकी किसी भी प्लेटफॉर्म में मेरी अर्निंग आती है ना, तो मैं उसको फटाफट विड्रॉ कर लेता हूँ। इवन कि कुछ अर्निंग जो यहाँ पे मेरी काफी बड़े लेवल पे भी जब होती है, मैं वो भी नहीं विड्रॉ करता, इसी में बड़े बड़े सेल हो जाते हैं तो वो खत्म होते हैं। क्योंकि यहाँ पे ना ये एक एक्सचेंज से ज्यादा कन्वीनियंट है। एक डिजिटल बैंक है, डिजिटल बैंक के साथ साथ जो यहाँ पे विड्रॉल्स है वो फ्री में है। तो मेरे जो भी एसेट्स हैं, जो अर्निंग होती है, मैं यहीं पे रखता हूँ। उसको अगर मेरे को कहीं बेचना है, किसी को सेल करना है, मैं यहीं से डायरेक्ट उनको ट्रांसफर कर देता हूँ। उस पर कोई चार्ज नहीं लगता, टाइम भी नहीं लगता, जल्दी हो जाता है। वैसे देखिए मैक्सिमम इनका जो अराइवल टाइम है वो 12 घंटे का होता है, बट फिर भी मोस्ट प्रॉब्ली ये आधे घंटे से पहले, कभी 5 मिनट, कभी 3 मिनट, कभी 10 मिनट, 15 मिनट में ये कर देते हैं, आपका जो विड्रॉ क्रेडिट कर देते हैं आपके एक्सचेंज पे। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। अभी देखिए हम बॉन्ड के डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं, पहले वाले और अभी वाले में डिफरेंस क्या है। देखिए सबसे पहली बात, तो मेच्योरिटी पीरियड जो है यहाँ पे अब कम हो गई है। मेच्योरिटी पीरियड कम हो गई है, लेकिन अगर आप पहले वाले बॉन्ड से कंपेयर करें, तो पहले वाले 400 HKD की इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न कितनी मिल रही थी, 0.45। एंड उसके भी पहले वाले की अगर हम बात करें, तो उस टाइम क्या था, 0.40। ठीक है, 0.45 से 0.5% आपको मिल गया है। मेच्योरिटी कम हो गई है, लेकिन परसेंटेज बड़ी मिल रही है। और इसका बेनिफिट क्या है, कि आपका जो प्रिंसिपल है, जिसकी हम हमेशा प्रिंसिपल की रिकवरी की बात करते हैं, कि अगर मैं आज 100 रुपए दे रहा हूँ तो 100 रुपए मेरे रिकवर कब होंगे। तो इस चीज से आपकी रिकवरी सबसे पहले होगी, जल्दी होगी, है ना। लेकिन मेच्योरिटी दूर है, और इतने टाइम अगर ये शाओबिंग टिक जाता है, चलता है, तो ये तो बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगी ना हमारे लिए। तब तक तो आपकी इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे आपको वापस मिल चुकी होगी। आपकी जो डाउनलाइंस हैं, आपकी जो टीम है, आपकी टेंशन भी बहुत बड़े लेवल पे कम हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, न्यू बॉन्ड ज्यादा बेस्ट है। अगर न्यू बॉन्ड में देखूं तो यहाँ पे टेंशन कम है। सिर्फ रिटर्न, अगर ओवरऑल रिटर्न आप देखें, तो बस मेच्योरिटी पीरियड में जो है कुछ कमियां नजर आती हैं। अदरवाइज बहुत अच्छे लेवल पे इन्होंने ये न्यू बॉन्ड्स दिए हैं। क्योंकि पहले मिनिमम इन्वेस्टमेंट पे आपको जो रिटर्न भी कम मिलती थी, अब 0.05 एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं। बस पीरियड जो है वो कम है ना। जिन लोगों ने, अगर हम बात करें 10 साल की, तो जिन लोगों ने 10 साल में अपनी इन्वेस्टमेंट लगा रखी है, उन लोगों को भी श्योर नहीं है कि 10 साल तक मेरे को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना। डर डर लगा रहता है। अब कुछ लोग कहेंगे मैंने तो डर के मारे जल्दी जल्दी अपनी मेन इन्वेस्टमेंट जो है पहले वाले में लगा दी, तो कोई बात नहीं ना। आपको वहां पे प्लस पॉइंट भी है और एक नेगेटिव पॉइंट भी मिल गया। देन उसके बाद आप और देखें, तो यहाँ पे आपको 8 तरीके के बॉन्ड्स मिल जाते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट उसमें देखिए कितनी बड़ी है। 8 लाख HKD अगर हम इसको यूएसडीटी में देखें, तो आपके 1,02,560, ये मैक्सिमम जो मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन यहाँ पर रिटर्न देखिए कितना है, 2%। मेच्योरिटी कितना है, 1 साल। अब इसी चीज को अगर हम प्रैक्टिकली एक बार रिकवरी मोड पे समझने की कोशिश करें, तो कितना टाइम लगेगा, अगर कोई पर्सन इसमें इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा। देखिए अलग यहाँ पे मेरे को पता है, यहाँ पे हम सभी मिलके भी ना ये 1 लाख USDT का डिपॉजिट नहीं कर सकते। हम लोग मिलके भी चाहें तो इतना डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। हमारी टीम का ओवरऑल मिला जुला के कभी हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में, बट ऐसे कोई कर नहीं पाएगा। वो कोई वही करेगा जो बहुत ज्यादा बड़ा इन्वेस्टर होगा, जिसके पास करोड़ों रुपए होंगे। एंड लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। अगर बैंक ने इतना बड़ा प्लान दिया है, इसके पहले जो इनका था 50,000 HKD वाला, 50,000 USDT वाला, वो भी हुआ है, उसमें भी बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है। इसीलिए इस बार शाओ बैंक ने और भी बड़े लेवल की इन्वेस्टमेंट्स दी हैं।
तो इसमें रिकवरी पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। 2% एक दिन का मतलब डेली मिलेगा। इसमें आपको जो भी प्रॉफिट मिलना है वो डेली आना है। जो न्यू बॉन्ड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक और प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप आज कोई अमाउंट लगा रहे हैं तो आपको 7 दिन भी रुकने की जरूरत नहीं है। हर 24 घंटे बाद जो आपके रिटर्न बनेंगे, जो 0.5% हो, 0.7, 0.8, जो भी परसेंटेज बनती है वो डेली आपको मिलनी है 24 घंटे के गैप में। ओके। और 2% की रिटर्न अगर मिल रही है तो मंथली कितना हो गया आपका? 60%। यहाँ पे कोई सिंगल डे की रिटर्न आपकी कट नहीं होती, मतलब कोई नेशनल हॉलीडे, कोई इंटरनेशनल हॉलीडे, किसी भी दिन आपकी रिटर्न कट नहीं होती। तो आपको सबसे पहली बात, एक महीने में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जो है 60% रिकवर हो गया। एक महीने में रिकवर हो गया ना। उसके अगले मंथ क्या है? 120% आपका रिकवर हो जाएगा। अगले 60 दिन और अगर हम जोड़े तो 120% आपकी जेब में वापस, मतलब प्रिंसिपल के साथ साथ 20% एक्स्ट्रा, $20,000 एक्स्ट्रा आपकी जेब में आ गए। देन उसके बाद क्या है? अगले 8 महीने आपके पास जो रिटर्न आनी है वो बिल्कुल फ्री, बिल्कुल टेंशन फ्री वाली रिटर्न रहेगी। तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट पे ये वाली चीज जो है ना, बहुत मतलब बहुत ज्यादा अच्छी तो है, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट होने की वजह से हम लोगों के पॉकेट में नहीं फिट आती है, आ ही नहीं सकती। इसके अगर पहले वाली हम देखें, FP7 वाली, तो ये क्या है? 51,280 USDT। यहाँ पे रिटर्न आपकी कितनी है? 1.5%। 1.5% अगर हम कैलकुलेट करें तो मंथली आपका अराउंड 45, हाँ, पूरा 45% बनता है। 2 महीने में आपके यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 90%। मतलब यहाँ पे 2 महीने में आपके इन्वेस्टमेंट का 90% पैसा आपकी जेब में वापस, वो भी किस तरीके से? डेली डेली मिलता रहेगा। ऐसा नहीं कि पूरे 2 महीने आपको रोक के रखा, आपके पैसे आपके सामने दिखते हैं लेकिन मिलते नहीं है, आपकी जेब में नहीं आते। डेली आएंगे और डेली विड्रॉ भी होते जाएंगे। डेली के डेली आप कैश कर सकते हो। हाँ जी, दिखाते हैं, वो भी देखते हैं, FP5 का देखते हैं अभी। तो यहाँ पे देखिए डेली आएगा। अगर कुछ टाइम में अगर बंद भी होना, कुछ गलत भी होना, तो आपको डेली का कुछ ना कुछ तो दे रहा है ना। यहाँ पे देखिए विड्रॉ भी इंस्टेंट है, 0% चार्ज पे है। फिर अगले इसमें भी आप अगले 8 महीने जो आपको मिलना है वो बिल्कुल फ्री। अब देखिए अगर एक बार हम दोबारा से FP8 पे जाएं, देखो ये कोई करेगा नहीं, बट हम समझने की जस्ट आज फ्रेंडली जूम मीटिंग ये कर रहा हूँ मैं। इसमें आप लोग जैसे चैट कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, आज टू वे कम्युनिकेशन फील हो रही है थोड़ी। अगर हम दोबारा से इसमें जाएं तो आपको क्या लगता है कि इतनी बड़ी अमाउंट अगर मैं आप में से किसी की या फिर आपकी टीम में से किसी की करवाऊंगा इन्वेस्ट, तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो 7% मैं अपने पास रखूंगा, या आप अपनी टीम में किसी का करवाओगे तो 7% अपने पास नहीं रखोगे यार। 7% बहुत बड़ा प्रॉफिट बनता है, बहुत ज्यादा बड़ा। अब आप देखिए 7,000 USDT अगर आपके पास आने होंगे तो आप अपने पास नहीं रखोगे, आप कहोगे यार इतना बड़ा प्रॉफिट है। हम हमेशा छोटे अमाउंट पे भी अपनी टीम में क्या सोचते हैं, कोई इन्वेस्टर है बड़ी अमाउंट कर रहा है तो हम उसकी एक आईडी पहले फ्री, मतलब छोटी वाली लगवाते हैं जिसमें $51 लगते हैं। तो आप उस पर्सन की एक $51 की इन्वेस्टमेंट करा के उसके 1,02,560 का 7% पहले दिन ही उसकी जेब में वापस डलवा सकते हो। तो रिकवरी मोड कहाँ रहेगी इसकी? एक महीने में ऑलमोस्ट उस बंदे को आप रिकवर भी पूरा करवा सकते हो। देन उसके बाद FP7 हमने देख लिया, मंथली 45% आता है इसमें। FP6 में FP6 में आपका कितना है? 1.3%। इसमें अगर मंथली हम देखें तो ये आपका बनता है 39%। ये भी आपका रिकवर हो जाएगा 2.5 महीने में, अगर हम बिना किसी उस ऑफर के बात करें तो 2.5 महीने में ये भी आपकी जेब में। फिर FP5 अभी किसी ने पूछा FP5 के बारे में, तो देखिए यहाँ पे 5 वाले में क्या है? 1.1% है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितनी है? 9 लाख इंडियन रुपीज में मैं बता रहा हूँ, 9,23,000, क्योंकि अभी पिछले वाले बॉन्ड में किसी ने किया था। जी जी जी, ठीक है पंकज सर। आ, तो 9,23,000 लगाने पे अगर कोई पर्सन यहाँ पे 1.1% की रिटर्न ले रहा है। अभी इसके पहले देखिए क्या था, इतनी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कितनी थी? एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये वाली इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक पर्सन ने की थी हमारी टीम में से। उनको वीकली जो है 55,000 रुपीज का रिटर्न आ रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी अमाउंट उन्होंने लगाई थी। उस टाइम उनको जो रिटर्न मिली थी वो कितनी थी? 0.85%। 85% का मतलब मंथली उनका बन गया 0.85 इंटू 30। उनको 25.5% मंथली रिटर्न मिल रहा है, उस वाले में चल रहा है, वो 10 सालों तक उनको मिलना है। लेकिन अभी करंट टाइम में उतनी सेम इन्वेस्टमेंट पे क्या प्रॉफिट मिल रहा है? 1.1%। ठीक है, कितने टाइम तक? 2 साल तक।
अब इसको 1.1% को देखें तो 33% आपके बनते हैं मंथली। 33%, 33% आपके हर महीने आपकी जेब में। इसी के पहले अगर प्रिंसिपल ये रिकवर उन्होंने करना था तो उनको लगभग 4 महीने रुकना था, यहाँ पे 3 महीने। प्रिंसिपल से ज्यादा आपको मिल जाएगा 3 महीने के अंदर। फिर FP4 में अगर आप आए, हाँ, ईयर कम हो जाता है। देखिए, यहाँ पे 2 साल ही मिलना है, लेकिन जल्दी जल्दी मिल रहा है ना। अगर ऑप्शन रखते हैं एक बार, अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप मेरे को 10,000 रुपये उधार दो और आपको मैं 2 साल में धीरे धीरे करके मोड़ूंगा, लेकिन 10,000 के डबल दूंगा, है ना। वही अगर मैं आपको ये ऑफर देता हूँ कि मैं 2 साल की जगह पे आपको 1 साल में, 2 साल में मैं डबल दे रहा हूँ, 1 साल में अगर 1.5 गुना दूंगा, तो आप कहोगे ठीक है यार, एक साल में ही तो दे देना मेरे को। 1.5 गुना तो आएगा, कम से कम जल्दी आपके पैसे वापस आएंगे, जो प्रॉफिट आना वो जल्दी आएगा। तो सेम वही कंडीशन यहाँ पे अभी लगी हुई है। अब अगर FP4 में देखें, तो देखिए FP4 में इस बार पहले वाले से कम इन्वेस्टमेंट में, मतलब जो इन्वेस्टमेंट हमको यहाँ पे लगानी थी FP5 में, उससे भी कम यहाँ पे, मतलब जो उससे ज्यादा रिटर्न और उससे कम इन्वेस्टमेंट में आपको यहाँ पे उससे ज्यादा बड़ी रिटर्न मिल रही है, 0.9%। पहले ये कितना था, अगर इतनी इन्वेस्टमेंट में हम देखें तो पहले वाले में इतनी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कितनी थी, 0.75%। और अभी कितनी है, 0.9%। तो 0.9% जो आपका मंथली ये बन जाता है 27%। तो 27% आपको मंथली यहाँ पे वापस मिलेगा, लेकिन ये कितने टाइम तक है, 3 सालों तक। तो 3 साल तक आपको मिलना, ये भी बहुत बड़ा अमाउंट है और बहुत लंबा ड्यूरेशन है। 3 3 साल तो बहुत बड़ी चीज है। अब यहाँ पे रिकवरी कितने टाइम में होगी आपकी, ये भी ऑलमोस्ट 3 मंथ में, क्योंकि 27% है ना। 3 महीने, 3.5 महीने मान लो मोटा मोटी, वैसे ही 3.5 महीने में आपकी ये रिकवरी होगी। फिर आते हैं हम FP3, जिसमें अभी रिटर्न कितनी है, 0.7%। मंथली आपका ये 21% बनता है। और सेम इस इन्वेस्टमेंट पे, जो ये लिमिट है इसकी, इस इन्वेस्टमेंट पे पहले हमें कितनी मिल रही थी, 0.65%, 19.5% रिटर्न मिल रही थी, और अभी कितना है, 21%। पहले रिकवरी करने में कितना टाइम लगना था, 5 महीना। अभी कितना लगना है, लगभग उससे 4 4 महीना मान लीजिए वैसे ही। ठीक है, 21% और प्रॉफिट को अगर हम मिला के देखें तो 4 महीने में आपके पैसे वापस आपकी जेब में। अभी मेरे को भी थोड़ा सा वो होता है, क्योंकि मैंने पहले वाले में FP3 की जगह पे AA3 जो था, उसमें मैंने 2 इन्वेस्टमेंट्स कर दी हैं मिनिमम वाली। 1,025 जो है, 2 इन्वेस्टमेंट्स मैंने की हुई हैं। एक मेरे फादर की आईडी में, एक मेरी आईडी में। यहाँ पे एक तो मैं आपको दिखा ही सकता हूँ, ये देखिए। AA3 में ये मेरी रिटर्न थी, इन्वेस्टमेंट थी, और ये मेरी रिटर्न मिली है इतनी। एंड यहाँ पे वीकली मेरे को ये आता है। और अभी क्या है, अभी जो मैंने ये किया हुआ है रिसेंट, जो 2000 HKD पिछली जूम मीटिंग में लाइव किया था, इसमें क्या है, वीकली कितना मिल रहा है मेरे को, 84 HKD। मंथली 360 है। ठीक है, एनुअल ये है, ये थोड़ा सा कम नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी तो कम है ना। 2000 HKD है, मैं 8,000 की कंसिडर कर रहा था। तो अभी देखिए, दोबारा से अभी इतना बड़ा अमाउंट लगाऊंगा मैं, बट अभी थोड़ा सा कमा के थोड़ा सा रुक के, क्योंकि हर बार बड़ी बड़ी अमाउंट में ऐसी नहीं ना लगा सकता। तो मेरे को थोड़ा सा, मेरे को भी लग रहा है कि अगर मैं थोड़ा रुकता, एक इन्वेस्टमेंट और जो मेरी है वो रुक के अगर मैं इसमें करता, तो ये जल्दी जल्दी वापस आने थे, और थोड़े ज्यादा आने थे। मतलब जहाँ हर हफ्ते मेरे पास 4,000 4,500 रुपये आ रहे हैं, वहां पे 5,000 समथिंग ऐसे आते, कुछ बढ़ के ही मिलता। और जब पैसा आपके पास धीरे धीरे थोड़ा सा ज्यादा आता है तो वो अच्छा लगता है। फिर इसके बाद हम FP2 पे आएंगे। FP2 पे आपकी रिटर्न कितनी है, और इन्वेस्टमेंट कितनी है, 256.4 USDT। रिटर्न कितनी है, 0.6। और इस सेम इन्वेस्टमेंट में पहले कितनी मिलती थी, 5.55%। मंथली आपका जो वो बन जाता था 0.55, लगभग 16%, 16.5%। ठीक है, तो अभी आपको कितना मिल रहा है, 0.6। कितना है, 18%। तो यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट है। तो ये चीजें बड़ी अच्छी हैं, नवे वाले बॉन्ड्स की ज्यादा अच्छी हैं। बस अगर लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो लॉस है एक। 10 साल तक, मतलब एक बार आपने थोड़ा सा पैसा दिया, आपको जो है कि 10 साल तक लॉन्ग ड्यूरेशन तक रिटर्न की ये बातें कर रहे थे। अभी क्या है कि सेम उतने पैसे में थोड़ा सा कम ड्यूरेशन, लेकिन बड़ा रिटर्न दे रहे हैं आपको। तो ये भी अच्छी चीज है। एंड कहीं ना कहीं जो, जिन लोगों ने टीम बना रखी है, जिनकी टीम है, जैसे कि मैं हूँ और भी कुछ लोग हैं, तो उनको भी बेनिफिट ये है कि अगले 3 साल बाद कोई ना कोई रिन्यू आएगा किसी पर्सन के थ्रू, है ना। कोई ना कोई री इन्वेस्टमेंट करेगा बंदा। नहीं तो लॉन्ग टर्म 10 साल के लिए किसी का लग गया तो वो री इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा, 10 साल बाद जाके करेगा, तब तक पता नहीं हम खुद करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या पता। तो ये भी ठीक है, एक एक प्लस पॉइंट ही है जो
यहाँ पे अपनी टीम को मैनेज कर रहे हैं, टीम को चला रहे हैं उन लोगों के लिए। बाकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेम है, मैंने इनको कहा है कि थोड़ा बिजनेस में भी कुछ भाई चेंजेस करो। यहाँ पे वही सेम चीजें आप दे रहे हो, ठीक है, सेम वही पहले वाली मतलब रिटर्न्स, कुछ यहाँ पे भी प्लस करो ना। यहाँ पे भी जो जो बंदे टीम बना रहे हैं, टीम बनाने के लिए भी कुछ उनको एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। आरओआई ही दे दो कम से कम कुछ परसेंट, 0.01% आरओआई दे दो, वो भी बहुत बड़ी चीज है। वो उस पे भी कह रहे हैं विल ट्राई इन फ्यूचर। आई बाइंग इज ओके ओके, FP3 अगेन। ओके सर। हाँ बस इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा सोच के ध्यान से ही करना। ऐसा नहीं कि ज्यादा अच्छी रिटर्न है तो भी उधारी ले लेके अपने करने लग जाओ, कमाओ। मैं भी देखिए आपके सामने ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ। ये मेरी रिटर्न आई हुई है, ठीक है। आज की जो AA3 की रिटर्न जो है, इसी टाइम 9 बजे आती है मेरे को, 9 बजे मीटिंग शुरू करने से थोड़ा पहले। और ये हांगकांग का टाइम यहाँ पे शो हो रहा है वैसे। तो मैंने इसीलिए की थी कि हर मंडे वाली जूम मीटिंग में मैं ये वाली रिटर्न आप लोगों को दिखा पाऊंगा कि आती है कि नहीं, ठीक है। तो ये भी चीजें ठीक है। मैं तो देखो इसी में कमाता हूँ, इन चीजों में जो कमाता हूँ, कमा के अपने पैसों को सर्कुलेट कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ। कहते नहीं है कि पैसा घुमाओ, पैसे से पैसा बनता है। तो मैं वो करता हूँ, पैसे से पैसा ही बना रहा हूँ। मेरी टोटल रिटर्न और टोटल बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मैं दिखाऊं। ये मेरी टोटल डिपॉजिट है। और एक आईडी नहीं है मेरे पास, मेरी फैमिली की चार चार आईडीज हैं। मेरी फैमिली की मैंने चार चार आईडीज लगा रखी हैं। तो उनमें भी लगभग कहीं ना कहीं मैंने इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स ही कुछ आईडीज में की हुई हैं। तो ये मत सोचना आपकी यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है उससे कम होगी, उससे ज्यादा है। और टोटल यहाँ पे विड्रॉल यहाँ पे टोटल ज्यादा है, क्योंकि मैं कुछ लोगों के पैसे भी अपनी आईडी में लेके विड्रॉ करता हूँ। तो जितना विड्रॉ करोगे आप अपनी आईडी में, उतना आपको यहाँ पे टोटल विड्रॉल्स में शो होता है। तो एक्चुअली में मेरी इतनी अर्निंग नहीं है। कई लोग सोचेंगे कि सतीश ने तो बहुत पैसे यहाँ पे कमा लिए, इतना भी नहीं है। इसमें से आपको मैं बताऊं तो 20% आप लोगों के ही पैसे जो मैंने लेके इधर विड्रॉ किए होते हैं, जो मैं बेच के यूएसडीटी सेल करके कुछ लोगों को देता हूँ। कुछ लोगों की क्या होता है कि यहीं पे से वापस री इन्वेस्ट भी होते हैं, तो वो भी कई चीजें हैं। तो इसलिए 20% मैं कह रहा हूँ। और बाकी जो मेरी खुद की जो अर्निंग्स हैं, दूसरी आईडीज की भी अर्निंग मैं इधर ट्रांसफर करके कभी कभी इकट्ठे विड्रॉ कर लेता हूँ। कि क्या चार चार बार विड्रॉ करना, एक ही बार में एक आईडी में ट्रांसफर करके विड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर पे तो कोई चार्ज है नहीं। और ट्रांसफर विद इन सेकेंड हो जाते हैं यहाँ पे। ट्रांसफर करने के लिए आपको यहाँ पे जस्ट अमाउंट फिल करनी है, कितना आपने लेना है वो अमाउंट फिल करो, कार्ड नंबर फिल कर दो। कार्ड नंबर फिल करते ही नेम आ जाएगा यहाँ पे नीचे, बेनिफिशियरी कौन है, और नेक्स्ट करके आपका जो यहाँ पे CVC कोड है वो फिल करके आपकी ट्रांसफर हो जाती है। चाहे उसमें मिनिमम 10 HKD ट्रांसफर होता है, तो आपके पास 10 है दूसरी आईडी में, तो एक आईडी में ट्रांसफर करके इकट्ठे विड्रॉ भी कर सकते हो। और विड्रॉ करने के लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस है। विड्रॉ मिनिमम 50 HKD में हो जाता है, जो कि अगर हम डॉलर में देखें तो आपके 6.41 USDT बनता है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। विदाउट एनी हिडन चार्ज, विदाउट एनी कमीशन, 0% पे आपका विड्रॉ जो है TRC20 में हो जाता है। अगर आप TRC20 को छोड़ के कुछ और ट्राई करोगे तो उसमें थोड़ा कमीशन आपको देना पड़ सकता है, चार्जेस लगेंगे। तो हमने TRC20 ही कर लेना है, क्योंकि TRC20 इजिली सेल आउट भी हो जाते हैं, और दोबारा से री इन्वेस्ट करने के लिए कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म में वहां पे यूज हो जाते हैं, या फिर किसी को सेल कर दो। अगर USDT TRC20 आपने बाद में कन्वर्ट करना है BP20 ERC20, वो भी हो जाता है। बाइनेंस में जाओ वहां पे कन्वर्ट भी हो जाते हैं। तो ये ऑप्शन सही है, तो हमने क्यों किसी और में करना है। डायरेक्ट TRC20 में विड्रॉ करो, कोई चार्जेस देने की नीड नहीं। और विड्रॉ भी ये फास्ट होता है, आपके पास आता भी बहुत जल्दी है। तो ये है न्यू बेनिफिट्स। और कुछ जो आप में यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी कुछ लोगों ने मेरे को पूछा भी था कि अब उन्होंने ज्वाइन भी नहीं किया। सही बताऊं तो जिन लोगों के लिए मैंने आज ये टॉपिक रखा था ना, सोचा था, उन लोगों ने ज्वाइन भी नहीं किया है कि सर न्यू वाले में तो लॉस है, ये तो अच्छी चीज नहीं है। बाय द वे कोई बात नहीं। एंड यहाँ देखिए, अगर आप नॉर्मल सेविंग भी करते हैं, आपके पैसे बाहर वॉलेट में आपके पड़े हैं, उस पे आपको इंटरेस्ट कितना मिलता है? 11.5% ईयर पर ईयर का आपको यहाँ पे डिपॉजिट पे, जैसे सेविंग अकाउंट में मिलता है वो वाला प्रॉफिट यहाँ पे 11.5% मिलता है। यहाँ पे भी इन्होंने कैलकुलेटर रखा हुआ है। अगर आप डिपॉजिट कर रहे हैं 8,000 HKD 2 साल के लिए, तो आपको यहाँ पे इतना मिलेगा टोटल। और 10 साल तक, ये अगर हम 11.5% भी देखें तो 10 साल में आपको इतना प्रॉफिट दे सकता है। तो ये भी चीजें हैं। बाकी तो टोकन बैलेंस के बारे में भी थोड़ा सा चलो कर लेते हैं डिस्कशन।
कि टोकन बैलेंस क्या है। मेरे पास देखिए 79,273 टोकन्स पड़े हैं, और ये टोकन मार्केट प्लेस में यूज होते हैं। मार्केट प्लेस क्या चीज़ है? मार्केट प्लेस में आपको देखिए ये कुछ केसेस देखने को मिलती हैं। इन केसेस में रिवॉर्ड होते हैं। रिवॉर्ड कैसे? अगर आप कोई भी केस यहाँ पे ओपन करते हैं तो इस वाले में चार्ज कितना है आपका? 1000 टोकन। और कितने आपको यहाँ पे HKD रिवॉर्ड मिल सकते हैं? 4 से लेके 40 तक। 4 से लेके 40 तक का रिवॉर्ड मिल सकता है। 1000 टोकन आपने यूज करने हैं, जो मैंने किया हुआ है। ये 24 घंटे में एक बार मिलता है, इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट केस का टाइमिंग चल रहा है 5 घंटे 40 मिनट। तो आज दिन में मैंने एक केस ओपन किया था, तो उसपे मेरे को जो है जो रिवॉर्ड आना था वो आ गया, और 1000 टोकन मेरे कट हो गए। लेकिन मैं थोड़े से इसमें बचा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ सीधा इस बार मैं 1 लाख टोकन वाला शेयर ओपन करूँ, और 1 लाख वाले में मिनिमम 800 से लेके 2400 HKD का रिवॉर्ड है। एंड इसके साथ साथ एक कॉन्टेस्ट भी चल रहा है इनका। उस कॉन्टेस्ट में देखो विन करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उसमें इनको 20,000 व्यूज और 2,000 लाइक्स चाहिए आपकी किसी भी वीडियो पे अबाउट शाओ बैंक। कोई भी शाओ बैंक के टॉपिक पे आपकी वीडियो है, उस पर अगर 2,000 लाइक या 20,000 व्यूज हो जाते हैं तो आपको 1 लाख टोकन मिलेंगे। तो मैंने सोचा था कि यहाँ पे अराउंड 1 लाख तो हो ही जाने कुछ दिनों में। तो 1 लाख और जोड़ के मिनिमम 2400 ही स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं एक ओपन करता हूँ तो 800 से लेके 2400 तक मिलना है। लेकिन यहाँ पे मिनिमम 2400 तो कंफर्म है, और 2400 से 4800 क्या पता इतने भी मिल सकते हैं, क्या पता 4,000 भी मिल सकते हैं, है ना। तो 4,000 की जो वैल्यू होगी USDT में, वो आपकी लगभग 65 डॉलर बनती है। नहीं नहीं, $65 थोड़ी बनेगी, ये बनती है आपकी 600 प्लस बनती है लगभग। क्योंकि 8,000 HKD की जो वैल्यू है वो 1,025, हाँ 1,025 है। तो ये बन जाते हैं, हाँ 5500 के आपके आराम आराम से बन जाएंगे USDT यहाँ पे। तो अरे मैं भी कंफ्यूज हो गया, रुको हम देख ही लेते हैं। 4,000 अगर मिलता है तो 4,000 में मेरे को कितना मिलेगा? देखिए वैल्यू चेक करने के लिए आप यहाँ पे सिंपल 4,000 फिल कर, जितने भी आपने HKD की वैल्यू USDT में देखना है ये भी यहाँ पे सीख लो। कई लोग ये भी पूछते हैं। देखिए 500, 600 में बोल रहा था, 512.8 USDT मिल जाने मिनिमम। मिनिमम नहीं, मिडल है ये। नेक्स्ट इसके बाद कौन सा है? इसके बाद तो बहुत महंगा है ये, 5 लाख टोकन वाला। 5 लाख टोकन वाला तो बहुत दूर है। लेकिन यहाँ पे देखिए 6,000 से लेके 12,000 HKD का रिवॉर्ड है। एंड सबसे बड़ा जो है ये 10 लाख टोकन वाला। तो ये भी खोलते हैं हमारी जो टीम में, जो कुछ अपलाइंस है ना, जो दूसरी टीम के जो वियतनाम वाला लीडर है, उन सभी के ये वाले केस भी ओपन हो जाते हैं, क्योंकि उनकी टीम में इन्वेस्टमेंट ही बहुत बड़ी है। और इन्वेस्टमेंट पे जो रिवॉर्ड आता है उसका 12 गुना टोकन मिलते हैं। तो जो भी रिवॉर्ड आ रहा है उसके 12x टोकन मिल रहे हैं लोगों को। फिर टोकन का दूसरा यूज क्या है? यूज केस दूसरा ये है लेवल अनलॉक करना। तो मेरे तो देखिए यहाँ पे सारे लेवल अनलॉक है। एंड मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि सबसे पहले अगर आप टीम बना रहे हैं, टीम बिल्ड कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप शाओ बैंक में टीम बिल्डिंग कर रहे हैं और आपकी जो टीम है वो भी वर्क कर रही है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि टोकन को यूज करना है लेवल्स अनलॉक करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके लेवल अनलॉक नहीं होते तो आपके रिवॉर्ड्स जो है वो टोकन प्राइस, टोकन वाले रिवॉर्ड से कई गुना ज्यादा जो है इधर दूसरे रिवॉर्ड जो टीम की अर्निंग के रिवॉर्ड है वो मिस हो जाने हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं कि अगर आपका तीसरा लेवल है और तीसरे लेवल पे आपने आपके नीचे कोई बंदा जोड़ दिया, तो उसकी जो भी इन्वेस्टमेंट होगी उस इन्वेस्टमेंट का जो 2.5% आपका कमीशन होगा वो नहीं आएगा, अगर आपने ये अनलॉक नहीं किया हुआ। इसलिए मैंने सबसे पहले तो अपने लेवल अनलॉक किए, क्योंकि मेरी टीम में तो देखो लोग कर रहे हैं। और जो भी है लेवल, कई लोगों के लेवल तो मैं खुद ही बनवा रहा हूँ मल्टीपल। तो उसमें जो है मेरे लिए भी चैलेंज हो जाता है कि मेरे को लेवल अनलॉक करने पड़ेंगे। और अगर कोई मान लो 10वें लेवल पे चला गया और मेरा लेवल अनलॉक नहीं है, 0.5% अगर मेरे पास 40-50 HKD आना हुआ, तो वो तो मेरे लिए वहाँ पे कोई फायदा नहीं होगा ना। 10वें लेवल पे उनके तो आ जाएंगे, मेरी तो यहाँ पे मेहनत वेस्ट हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि लेवल सबसे पहले आप अनलॉक करो। ये जो चीज है ये देखो, एक बार आपका टोकन यूज हो गया यहाँ पे, उस पे एक ही बार कम मिलना है रिवॉर्ड। कितना मिलना है? 4 से लेके 40 HKD। हाँ, अगर आपके पास इतना ज्यादा टोकन आता है तो इतने टोकन में लेवल भी सारे हो जाएंगे और यहाँ पे रिवॉर्ड भी बढ़ा है। तो अगर आप एक बार में सारे लेवल अनलॉक भी कर लोगे, तो फिर आपके पास जो बचने हैं टोकन वो सारे आपके इन्हीं चीजों में यूज होने हैं। क्योंकि मेरे पास अब देखिए टोकन बच रहे हैं, मेरे पास 24 घंटे में बस एक ही यहाँ पे ओपन ऑप्शन मिलता है। जो मैं केस ओपन करता हूँ उसका 24 घंटे वेट करना होता है। 24 घंटे में दोबारा कोई ना कोई कमीशन आता है, उसका 12x टोकन यहाँ पे जुड़ जाता है। तो ये आपके सामने है। कैसे अनलॉक होते हैं? अनलॉक देखिए सर, यहाँ पे मेरे पास जो टोकन बैलेंस है, आप लोगों के आईडी में भी यहाँ पे शो होता होगा। मेरा टोकन बैलेंस 79,000 प्लस है।
आपके पास यहाँ पे शो होता होगा, मेरे पास अभी ज्यादा जुड़ रहे हैं क्योंकि मैंने सारे लेवल जो है अनलॉक कर लिए हैं। ये मेरे पिछले मंथ ही हो गए थे टोटल सारे 10 के 10। अब लेवल अनलॉक करने के लिए आपके पास मान लो एग्जांपल के लिए क्या है, सेकंड लेवल अनलॉक करना है आपने। और जितने लोग अभी न्यू है उनके पास 999 टोकन फ्री में मिला होगा, रजिस्ट्रेशन पे 999 टोकन आपको फ्री मिलते हैं। तो यहाँ पे आप जाके बाय, अभी तो देखिए मैंने बाय कर लिया हुआ है तो यहाँ पे बहुत आ रहा है। आपको यहाँ पे बाय का ऑप्शन शो होगा, आपने बाय पे क्लिक करना है, एक बार वन टैप करते ही आपका जो लेवल अनलॉक हो जाएगा अगर आपके पास 700 टोकन है। देन इसके बाद दूसरा लेवल तो हो गया, फिर तीसरे लेवल के लिए आपके पास 2100 टोकन चाहिए होते हैं। 2100 टोकन अगर आपके पास है तो आप तीसरा लेवल भी बाय कर सकते हैं। फिर चौथा पांचवा इनके अलग अलग प्राइजेस हैं। तो जैसे ही आपके लेवल बड़े होते जाएंगे आपके पास टोकन की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती जाएगी। एंड अगर लेवल बड़े हो रहे हैं और टीम बड़ी हो रही है तो टोकन भी बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होके आपके पास आते हैं। क्योंकि जो रिवॉर्ड आपको मिलना है एचकेडी में उसका 12 गुना आपको टोकन रिवॉर्ड मिल जाना है। तो ये टोकन टोकन से इकट्ठे करना कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, बहुत आराम से हो जाता है, बहुत इजीली हो जाता है। मैंने तो ये यहाँ पे देखिए सारे के सारे अनलॉक भी कर लिया, अभी इतने मेरे पास बचे हैं, कोई अलग से मेरे पास टोकन नहीं आए। क्योंकि टोकन कॉन्टेस्ट में जरूर मिले थे। जो दिसंबर वाला क्रिसमस वाला कॉन्टेस्ट था उसमें 5,000 टोकन मिल रहे थे, लेकिन वो 5,000 टोकन भी हमने स्पेशल मिस्ट्री बॉक्स जो हमें मिला था क्रिसमस वाला, जिसमें कम से कम 200 से लेके मैक्सिमम 800 एचकेडी का रिवॉर्ड था। तो सभी ने ओपन किया था, सबने जिसने भी रिव्यू वीडियो बनाई थी सबको मिले थे। और 200 कम से कम 200 रिवॉर्ड भी था। तो सभी ने खोले थे उस टाइम, $25-26 का कम से कम रिवॉर्ड था उसमें। तो मैंने भी ओपन किए थे उस टाइम। ये सारी आप लोगों के और टीम की जो भी इन्वेस्टमेंट हो रही है उसके जो रिवॉर्ड है उसके थ्रू यहाँ पे जुड़ रहे हैं मेरे पास टोकन। एंड मैं जो अपनी बाकी आईडीज की बात बताऊँ तो बाकी आईडीज में भी मेरे 6 7 5 3 2 ऐसे जो लेवल्स हैं शायद इतने ओपन हुए पड़े हैं, याद नहीं मेरे को एग्जैक्ट। बट जो नीचे फादर वाली आईडी है उसमें मैंने लगभग 8 लेवल अनलॉक किए हुए हैं अपने। आप लोगों के भी हो जाएंगे जल्दी। सो दिस इज ऑल अबाउट शाओ बैंक। एंड आज की इस मीटिंग में हमने यही चीज़ें देखनी थी कि न्यू बॉन्ड्स में क्या डिफरेंस है, और जो पहले वाले में क्या था उसमें क्या बेनिफिट था, या उसको अगर हम अभी के साथ कंपेयर करें तो उसमें बेनिफिट ज़्यादा है कि अभी वाले में। तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो अभी वाले में ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि रिकवरी सबसे पहले यहाँ पे हो रही है। रिकवरी सबसे मेन पार्ट है हमारी इन्वेस्टमेंट में। जब भी हम कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने पैसे लगा रहे हैं तो हमारी रिकवरी सबसे पहले होनी चाहिए। प्रिंसिपल जेब में आ गया तो हमारे दिमाग से जो एक बर्डन होता है ना कि मैंने पैसे लगाए हैं मेरा लॉस ना हो जाए, वो वाला जो बर्डन है वो खत्म हो जाता है। तो ये वाली चीज अच्छी है। बाय द वे, अभी किसी के कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, डाउट कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम ये मीटिंग कर देते हैं ओवर। किसी को कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है? एंड यस, एक और चीज, आप लोग जूम मीटिंग अटेंड किया करो रेगुलर भाई। कुछ अपनी टीम में जो है आपके जो भी आपके टीम में बंदे हैं उन लोगों को भी इनवाइट किया करो, उनको भी यहाँ पे। अगर आप कहोगे भाई मैं तो ज्यादा नेगेटिव बातें करता हूँ इसलिए कई लोग अपनी टीम को यहाँ पे इनवाइट नहीं करते, अगर आप कहोगे तो मैं थोड़ा सा कम उनको डराऊंगा, लेकिन जूम मीटिंग में उनको ले आओ, मेरे को पहले बता दो कि आपने ऐसी बात नहीं करनी है, डराना नहीं है। वैसे देखो डराना तो आपको चाहिए, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा। बट आपकी जो स्ट्रेटेजीज है अगर आप उस तरीके से किसी को कुछ समझाना चाहते हो तो मेरे को पहले बता दो कि ये पर्सन आने वाला है जूम मीटिंग में, तो मैं उस अकॉर्डिंग वो चीजें प्लान कर लूंगा। बट मैं सही बताऊं तो किसी भी इन्वेस्टर को बिना डराए आप कभी भी लेके मत आना। और बाकी यही है आज की इस जूम मीटिंग में, कुछ नया तो है नहीं। हाँ, अफ्रीका वालों को कॉन्ग्रेचुलेशंस कह देना क्योंकि उनके वहाँ पे ब्रांच ओपन हो रही है। एंड मेरे से भी पूछ रहे थे इंडिया वालों के लिए, मैंने तो कहा अभी टाइम लगेगा, वी विल टेक टाइम। तो चलिए करते हैं हम जूम मीटिंग क्लोज। किसी को कोई डाउट क्वेश्चन तो नहीं है? कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स में मुझे बता दो कि मैं ओवर कर दूं। तो पवन जी ने लेफ्ट कर दिया, इट मीन्स मैं भी कर दूं, है ना? चलिए बाय बाय, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। मिलेंगे नेक्स्ट वेबिनार में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, बाय बाय।